1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7 बजे। हर रोज की तरह एक आदमी अपने पड़ोसी से मिलने उनके घर गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक के घर में एक ही परिवार के 11 लोग छत से लटक रहे थे। बहुत सदमे में है ये पूरा इलाका, जहां 11 लोग एक परिवार के वो फांसी पे लटके मिले गए और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये कारण क्या था। मान लो कोई अकेला बंदा बैठता है ना, तो थोड़ा डर लगता है उनको कि हाँ कुछ है, मतलब होता फील होता है कि हाँ कुछ है, इधर इस जगह पे कुछ है। वो किसी तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया की तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला। बस यही से इस मिस्ट्री ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों ने इसे किसी अलौकिक शक्ति या बुरी आत्मा से जोड़ा, तो कुछ ने इसे गहरी साजिश बताई। लेकिन सच क्या था? क्या यह सुसाइड था, मर्डर, या इसके पीछे कोई ऐसा सच था जिसने किसी ने एक कल्पना भी नहीं की थी? 1 जुलाई 2018 सुबह दिल्ली के बुरा एरिया में सब कुछ आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। लोग अपनी दुकान खोल रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और गलियों में रोज की तरह हलचल थी। लेकिन संत नगर में एक गली में रहने वाले छोड़ावत परिवार के घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। ये वही परिवार था जो हर रोज सुबह 5 बजे तक अपने ग्रोसरी और प्लाईवुड की दुकान खोल देता था। लेकिन उस दिन ना दुकान खुली थी और ना ही घर की किसी की आवाज आ रही थी। घर के बाहर रखे दूध का पैकेट भी वैसे ही पड़ा था। पड़ोसियों को लगा कि शायद लोग किसी काम से बाहर गए हो, लेकिन जब काफी देर तक कोई बाहर न आया तो पड़ोसी ने उनका हाल पूछने के लिए घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही परिवार के 10 लोग छत से लटक रहे थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह टेप से बंधा था, कानों में रुई लगी हुई थी और हाथ तारों से बंधे हुए थे। बगल के कमरे में परिवार की बुजुर्ग मां नारायण देवी जमीन पर मरी हुई पड़ी थी। कुछ ही मिनट बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन जितने देर ऑफिसर उस घर के अंदर रहे, उतना ही ये केस और ज्यादा उलझता चला गया। घर के दरवाजे टूटे हुए नहीं थे, किसी की जबरदस्ती घुसने की भी निशान नहीं थे और घर के कोई कीमती सामान भी गायब नहीं हुआ था। महिला के गहने भी अपनी जगह पर रखे हुए थे। पहली नजर में यह किसी मर्डर से कम नहीं लग रहा था, लेकिन एविडेंस किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिन्होंने इस केस को एक क्राइम बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े मिस्टीरियस बना। दीवार पर लगे 11 अजीब पीवीसी पाइप्स, घर के मंदिर के पास रखी कई डायरीज और उन डायरीज में लिखी इंस्ट्रक्शन जिनमें किसी बड़े पापा की बात दर्ज थी। कुछ ही घंटों में मीडिया ने इस केस को ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र और पैरानॉर्मल पावर से जोड़ना शुरू किया। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे। किसी ने इसे तांत्रिक का काम बताया, तो किसी ने कहा कि इस घर में किसी आत्मा का सहाय था। उस वक्त पुलिस के पास भी इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पता चला कि घर की कहानी किसी भूतिया फिल्म से नहीं बल्कि लगभग 11 साल पहले शुरू हुई थी और उस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था ललित चुड़ावत। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि आखिर चुड़ावत परिवार था कौन। पड़ोसियों से बातचीत की गई, रिश्तेदार से पूछताछ हुई और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। एक जॉइंट फैमिली थी जो हरियाणा के तोहनान से दिल्ली आकर बस गए थे। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उनके ग्रोसरी शॉप और प्लाईवुड का बिजनेस था जो काफी अच्छा चल रहा था। परिवार के लोग पढ़े लिखे हुए थे, आसपास के लोगों से अच्छा संबंध थे, किसी के साथ कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत थी। इसी वजह से पुलिस के लिए समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया कि इतने सेटल्ड और सक्सेसफुल दिखने वाले परिवार एक ही रात में इस हालत तक कैसे पहुंच गया। जब पुलिस ने परिवार के पिछले कुछ सालों की जिंदगी को खंगाला तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, ललित चुड़ाव। ललित फैमिली के प्लाईवुड बिजनेस को संभालता था और घर के बड़े फैसले पे उसकी बात कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले ललित के साथ एक हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बिजनेस डिस्प्यूट के दौरान उस पर हमला हुआ और उसके बाद वो गहरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी आवाज तक चली गई। डर ने सिर्फ फिजिकल इंजरी से ज्यादा मेंटल ट्रॉमा का असर बना और काफी समय तक ललित बोल ही नहीं पाया। इसी दौरान यानी 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की अचानक मौत हो गई। घर का सबसे बड़ा सहारा चला गया और पूरा परिवार शोक पे डूब गया। कुछ ही दिन बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया। कहते हैं कि इस पाठ के दौरान ललित ने अचानक ओम का उच्चारण किया और धीरे धीरे उसकी आवाज वापस आने लगी। आज अगर इस घटना को साइंस की नजर से देखे तो इसे साइकोलॉजिकल रिकवरी कहा जा सकता है, लेकिन उस वक्त परिवार ने इसे एक चमत्कार माना। ललित ने कहना शुरू किया कि उसके पिता की आत्मा उसके जरिए परिवार से बातचीत कर रही है और उन्हें रास्ता दिखा रही है। शुरू में शायद ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन
लेकिन घर के लोगों ने इस बात को धीरे धीरे सच मानना शुरू किया। उसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। ललित जब भी अपने पिता की आवाज में बात करता, परिवार के लोग उसकी हर बात को लिखने लगते। इन बातों को डायरीज में नोट किया जाता। इन डायरीज में रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बिजनेस, पूजा, खाना पीना और घर के नियमों तक हर चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखी होती। हैरान की बात यह थी कि इस दौरान उनका बिजनेस भी तेजी से बढ़ना, ग्रोसरी शॉप भी अच्छी चलने लगे, प्लाईवुड का काम भी बढ़ता गया और परिवार फाइनेंशियल मजबूत होता गया। हर नए सक्सेस के बाद परिवार का यकीन और गहरा होता गया कि यह सब उनके पिता की आत्मा का मार्गदर्शन की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे डायरी उनकी बल्कि जिंदगी चलाने का एक रूल बुक। साल बीतते गए और यह सिलसिला रुकने की बजाय और मजबूत होता गया। लगभग 11 सालों तक डायरी लिखी गई और घर के हर बड़े फैसले उसी के हिसाब से लिए जाने लगे। और फिर जून 2018 आया। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि परिवार की बेटी प्रियंका की सगाई हुई, रिश्तेदार घर आए, सेलिब्रेशन हुआ और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसी सेलिब्रेशन की कुछ दिन बाद ही डायरी में एक नया इंस्ट्रक्शन लिखा जा चुका था। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो इस पूरे परिवार की जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला था। सगाई के बाद जब मेहमान वापस चले गए तब घर के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ। ललित ने डायरीज के जरिए बताया कि अब परिवार को बाद तपस्या करनी है। डायरी के मुताबिक ये ऐसी स्पिरिचुअल क्रिया है जो उनके पिता की आत्मा का मार्गदर्शन में पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है। परिवार का मानना था कि अगर इस रिचुअल को बताए गए तरीके से पूरा किया तो उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगले 7 दिन तक घर के अंदर पूजा पाठ चलते रहे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फैमिलीज के लोग रोज की तरह सुबह अपनी दुकान भी संभाल रहे थे और आसपास के लोगों से भी मिल रहे थे। इसी वजह से किसी को उनके व्यवहार में ज्यादा कोई अजीब बदलाव नहीं नजर आया। अगर उस वक्त किसी ने उसे पूछा होता कि कुछ दिन बाद क्या होने वाला है तो शायद उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा होता कि वो लोग अभी मरने जा रहे हैं, क्योंकि डायरीज भी कुछ ऐसा ही कहती है। उनमें बार बार लिखा जा रहा था कि ये एक परीक्षा है और उसे सही समय पर उनके बड़े पापा उन्हें बचा लेंगे। इस जून की रात भी किसी आन रात की तरह शुरू हुई। परिवार ने साथ बैठकर हल्का खाना खाया। किचन में अगले दिन के लिए चने भिगो दिए और रेफ्रिजरेटर में दूध भी रखा गया। घर के मोबाइल फोन साइलेंट करके मंदिर के पास रखे गए। अगर ये लोग अपनी जिंदगी देने का प्लान बना रहे थे तो शायद अगले दिन के लिए खाना तैयार नहीं करते। ये मोबाइल चार्जिंग करवाने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन उनका हर काम ये लग रहा था कि उन्हें पूरा यकीन था कि अगली सुबह वो दोबारा जिएंगे। रात बढ़ती गई और डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शन एक एक करके फॉलो किए जा रहे। सबसे पहले घर में मौन व्रत रखा गया, फिर आंखों पर पट्टी बांधी गई, कानों में रुई लगाई गई और मुंह पर टेक भी बांधी गई। इसके बाद घर के अंदर पहले से ही तैयारी की गई। रस्सी और तारों की मदद से रिचुअल को फाइनल तैयारी शुरू हुई। डायरी के मुताबिक ये पूरा अरेंजमेंट बरबत के पेड़ की लटकती हुई जड़ों की तरफ होना चाहिए था। इसीलिए बाद में पुलिस को सभी लोग एक ही दिशा में लटके हुए मिले थे। इस पूरे रिचुअल का सबसे हैरानी कर देने वाला हिस्सा डायरी की आखिरी लाइन थी। उसमें लिखा गया था कि जब सांस रुकने लगे तब डरना मत, पानी से भरा एक ग्लास पास रखना और जब भी पानी का रंग बदलेगा तब बड़े पापा आएंगे और सबको बचा लेंगे। यही वो लाइन थी जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि इससे ये साफ हो रहा था कि परिवार को अपनी मौत का एहसास ही नहीं था। ये यकीन था कि सिर्फ एक परीक्षा है और कुछ ही देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगली सुबह जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो उन्होंने वही मंजर देखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही परिवार के 11 लोग की मौत के बाद मीडिया ने इसे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र और पैरानॉर्मल पावर से जोड़ दिया। टीवी चैनल पर हर दिन नई थ्योरी चलने लगे। किसी ने इसे किसी तांत्रिक का असर बताया तो किसी ने कहा कि ये किसी बुरी आत्मा का काम है। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने फैसला कर लिया था कि वो किसी थ्योरीज पर नहीं, सिर्फ एविडेंस पर भरोसा करेंगे। जैसे वैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, इस केस की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले यह पता लगा है कि कहीं इस घर में किसी बाहर वाले ने तो एंटर नहीं की। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमराज की फुटेज दिखी, लेकिन पूरी रात कोई भी शख्स घर के अंदर आते या बाहर जाते हुए नजर नहीं आया। फॉरेंसिक टीम ने घर की हर चीज की जांच की। इस बॉडी में जहर या एसिड तो नहीं मिला और घर से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो किसी मर्डर या जबरदस्ती की तरफ इशारा करते। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान उन डायरीज की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वही इस पूरे केस की बन चुकी थी। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने डायरी की जज की और पता चला कि उन्हें प्रियंका और नीतू ने लिखा था, लेकिन उनमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शन ललित ने बताए हुए थे। अब पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट और फॉरेन एक्सपर्ट्स की मदद ली। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद एक्सपर्ट्स एक कंक्लूजन पर पहुंचे, जिस शेयर्ड साइकोलॉजी डिसऑर्डर या फुली फैमिली कहा जाता है। इस कंडीशन में एक इंसान का गहरा डिसीजन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी सच मान लेते। ललित को पूरा यकीन था कि उसके पिता की आत्मा उसे गाइडेंस कर रही है और सालों तक उसके साथ रहने के बाद पूरा परिवार ने भी उस बात को अपनी रियलिटी बना ली। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये कहानी किसी ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल पावर की नहीं थी। इसकी शुरुआत सालों पहले ललित के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से हुई थी। आवाज चली जाना, फिर अचानक वापस
वापस आ जाना और उसके बाद हर छोटी बड़ी सक्सेस को अपने पिता की आत्मा से जोड़ना। धीरे धीरे यह विश्वास इतना मजबूत हो गया कि किसी ने उस पर सवाल ही नहीं उठाए। जब डायरीज में लिखा गया कि बात तपस्या की बात, बड़े पापा आकर सबको बचा लेंगे, तो परिवार ने उस बात पर उतना ही यकीन किया जितना आम इंसान अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर करता है। इसीलिए उन्होंने अगले दिन के लिए दूध रखा, चने भिगोए और मोबाइल पे चार्जिंग लगवाया, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं था आने वाले है।